हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे लेजर। लेजर का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मींस एनर्जी, हीट या लाइट। एम्प्लीफिकेशन मींस बढ़ाना, उसको प्रवर्धन करना। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वो तीन प्रोसेस क्या है। देखिए, पहला प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। तो पहला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। इसका मतलब ये है कि अगर दो एनर्जी स्टेट्स हैं, एम और एन, मैंने इनको नाम दिए। यहां नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या एन एम है, यहां परमाणुओं की संख्या एन एन है। अब अगर मान लीजिए यहां पर एक एटम, एक परमाणु यहां से सिचुएटेड है, स्थित है, और यहां से हमने एक फोटोन डाला एच न्यू एनर्जी का, एच न्यू एनर्जी का अगर मैंने फोटोन डाला तो वो क्या होगा, इस एटम से, इस परमाणु से अवशोषित होगा, और अवशोषित होकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो जाएगा, ट्रांजिट हो जाएगा, यहां चला जाएगा। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। देखिए भाई, यहां से यहां जाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो डिपेंड करेगा कि यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, परमाणुओं की संख्या कितनी है, परमाणु की संख्या कितनी है, यानी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, यू न्यू। अगर मान लेते हैं एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व यू न्यू है, तो एम से एन ऊर्जा स्तर में जाने वाले परमाणुओं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी एम एन जो है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी। एकांक, यूनिट की बात कर रहे हैं, कितने एटम्स हैं इसके अंदर, एनएम एटम्स हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, समानुपाती का, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट को नाम दे दिया मैंने बी एम एन, एम से एन में जा रहा है इसलिए मैंने नाम दे दिया बी एम एन। तो यू, इसे बोला जाता है आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक। क्या कहते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ आइंस्टाइन, आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक। तो ये प्रोसेस है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तीन तरह की प्रक्रिया होगी। दूसरा है स्वतः उत्सर्जन। स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब देखिए, जब इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, इतनी ऊर्जा अवशोषित की, और यहां कितने टाइम तक रहता है, 10 की पावर -8 सेकंड तक। तो 10 की पावर -8 -9 बुक्स में लिखा होता है, बहुत छोटा समय अंतराल है, इट इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो 10 टू पावर -8 -9 से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, यानी कि बहुत कम समय के लिए यहां रहता है, और अपने आप ही इतनी एनर्जी लिए, इतनी ही रिलीज करके ये लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा स्टेबिलिटी के लिए होता है। हायर एनर्जी वाला एटम ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, और हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। तो स्थायित्व के लिए ये क्या करता है, एच न्यू फोटोन को उत्सर्जित करके, एच न्यू एनर्जी को रिलीज करके हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में वापस से ट्रांजिट कर जाता है। ये अपने आप होता है, स्वतः होता है, सेल्फ है, स्पॉन्टेनियस है, इसलिए इसका नाम है स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन। अच्छा, जितने समय के लिए यहां रहता है उसे बोलते हैं इसका लाइफ टाइम, जीवन काल या विश्रांति काल। चलिए, अच्छा, तीसरा जो प्रोसेस, अच्छा पहले हम ये बात और ध्यान दे दें कि भाई
यहां से यहां आने की प्रायिकता है कितनी, जितने यहां से यहां जाएंगे उतने ही वापस आएंगे, उतने ही वापस आएंगे। तो हम क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे पी एन एम इज इक्वल टू ए एन एम, यानी गुणांक के बराबर। अब इसको बोलते हैं, देखो बच्चों, एक तो ये इक्वेशन याद रखनी है, दूसरी ये इक्वेशन याद रखनी है, इसे बोलते हैं आइंस्टीन का उत्सर्जन गुणांक, आइंस्टीन्स एमिशन कॉफिशिएंट या स्पॉन्टेनियस एमिशन कॉफिशिएंट। तीसरा जो प्रोसेस है, तीसरी जो घटना है, तीसरी जो प्रक्रिया है, वो है स्टिमुलेटेड एमिशन, उद्दीपित उत्सर्जन। उद्दीपित उत्सर्जन या प्रेरित उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड। अब मान लेते हैं यहां से यहां तक कुछ ट्रांजिट हो गए, यहां से यहां तक कुछ संक्रमित हो गए, चले गए। अब कुछ एटम्स यहां पे भी हैं और कुछ हायर एनर्जी स्टेट में भी हैं, कुछ निम्न ऊर्जा स्तर में और कुछ उच्च ऊर्जा स्तर में है। तो अब हम फोटोन अगर डालेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि ये यहां से एनर्जी ले, एच न्यू को अवशोषित करे, एब्जॉर्ब करे और हाई एनर्जी स्टेट में जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हायर एनर्जी स्टेट वाला इस एच न्यू को अब्जॉर्ब करे और अपनी एनर्जी और बढ़ा दे, और बढ़ा दे तो स्टेबिलिटी और कम हो जाए। जब स्टेबिलिटी और कम हो जाए तो उसके नीचे आने के चांसेस ज्यादा हो जाएं। तो ये अपने आप यहां से यहां, तो क्या हुआ, इतनी एनर्जी देने से इसने इसको क्या कर दिया, उद्दीपन दे दिया, इंड्यूस्ड कर दिया, और ये यहां से यहां नीचे आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, जितने यहां होंगे उतनों की ही आने की प्रोबेबिलिटी होगी। जितने यहां एटम्स होंगे, जितने यहां परमाणु होंगे, उनके नीचे आने की प्रायिकता होगी। तो नीचे आने की जो प्रायिकता होगी उसको मैं लिखूंगा NM, ठीक है जी। अच्छा, तो पहले मैंने लिखा था MN, फिर NM स्पॉन्टेनियस। अब देखो फिर N से M में आ रहा है, तो ये अब ये भी डिपेंड करेगा कि इनकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, ऊर्जा घनत्व कितना है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगेगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, फिर एक कॉफिशिएंट आएगा, दैट इज बी एन एम यू न्यू। ये भी आइंस्टीन का उद्दीपन उत्सर्जन गुणांक है, आइंस्टीन्स स्टिमुलेटेड एमिशन कॉफिशिएंट। तो ये तीन प्रोसेस आपको समझ आ गए हैं। इन्हीं तीन प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम लेजर का फॉर्मेशन करते हैं। ये एच न्यू गया, यहां से जो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्वतः उत्सर्जन हो रहा है, उसने फोटोन निकाला, फोटोन डालने से और फोटोन निकले। अब जब सारे फोटोन एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, फोटोन का मतलब क्या, एनर्जी, कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। तो सारे के सारे फोटोन अगर समकालिक हैं, यानी उनके बीच में पथांतर समान है या नहीं है, पथांतर समान या नहीं है, और इनके बीच में कलांतर नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है, तो सारे के सारे एक ही पाथ पर चलेंगे। और एक ही पाथ पे चलेंगे, एक ही पथ पे चलेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो प्रकाश का पुंज बनाएंगे, लाइट का बीम बनाएंगे। और हम एनर्जी को कंसाइज कर, इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो एनर्जी इकट्ठी होगी। अब उसका यूज हम अलग अलग फील्ड्स में करते हैं। तो इस तरह से लेजर का फॉर्मेशन होता है। अब जो ये हमने कोफिशिएंट्स निकाले हैं, BMN, BNM और ANM, इनके आपस में रिलेशंस क्या क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लो, आइंस्टीन नियतांकों के मध्य संबंध, रिलेशन अमंग द आइंस्टीन्स कोफिशिएंट। अब हम इनके बीच में रिलेशंस, तो ये यूनिट 5 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अधिकतर परीक्षाओं में, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप इसको बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। है कुछ नहीं, बड़े आसान सी कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस को समझना है और प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखना है। प्रायिकता कैसे निकालते हैं और प्रायिकता की दर, दो चीजें आपको आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी और रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। हालांकि बड़ा आसान सा काम है, आप अच्छे से समझ जाओगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बात करते हैं किसकी, आइंस्टीन के नियतांकों के मध्य संबंध, रिलेशन अमंग द आइंस्टीन्स कोफिशिएंट। चलिए स्टार्ट करते हैं।
वहीं से हम बात स्टार्ट करते हैं। ये m, ये n, यहां परमाणुओं की संख्या nm, यहां परमाणुओं की संख्या nn। ये ऊर्जा स्तर em और ये ऊर्जा स्तर em। नीचे बनाया तो लोअर एनर्जी स्टेट है, ऊपर बनाया तो हायर एनर्जी स्टेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर एम एन की, यानी अवशोषण कितना हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है। क्लियर? 3 प्रोसेस बताए थे, अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन। एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो हम पहले एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन होगा तो कितने एटम्स ट्रांजिट होंगे, कितने परमाणु यहां से यहां जाएंगे, उसके बारे में बात करें। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी, वो थी पर एटम के लिए या पर सेकंड के लिए, पर सेकंड के लिए कैलकुलेट की थी। अब देखिए इस वाले लेवल में, इस वाले एनर्जी स्टेट में, इस वाले ऊर्जा स्तर में संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता की दर की। तो हमने क्या कैलकुलेशन करी थी, हमने कैलकुलेशन करी थी बी एम एन यू न्यू, यही करी थी। प्रति सेकंड प्रायिकता की जो प्रायिकता थी वो इतनी थी। मैं लिख रहा हूं प्रायिकता की दर, तो कितने हो सकते हैं, इतने से हमें उसको मल्टीप्लाई और कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, अवशोषण वाला भाग पूरा हो गया, यानी अवशोषण के समय प्रायिकता की दर कितनी होगी, इतनी होगी। अब्जॉर्प्शन के टाइम रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन ऑफ रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इतनी होगी। क्लियर है? अच्छा, स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एमिशन कितना होगा? स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए हमने क्या लिखा था, आर एन टू एम जाएगा, एन टू एम एन एन ए एन एम, ये हो गया स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन। तीसरा है आर एन एम, मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन, उद्दीपित उत्सर्जन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बी एन एम यू न्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तीनों रेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमने कैलकुलेट कर ली, तीनों प्रायिकता की दरें हमने निकाल ली हैं। अच्छा, साम्य अवस्था में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में जितने यहां से यहां ट्रांजिट करेंगे, लोअर टू हाई ट्रांजिट करेंगे, उतने ही हाई टू लोअर ट्रांजिट करेंगे। बहुत बढ़िया बात, यानी कि आर एम एन इज इक्वल टू आर एन एम। अब आर एम एन तो हमारे पास पता है कितना है, इक्वल टू, बचे ये दोनों, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ स्पॉन्टेनियस एमिशन से आ रहे हैं और कुछ स्टिमुलेटेड एमिशन से आ रहे हैं, मतलब कुछ उद्दीपित उत्सर्जन से आ रहे हैं और कुछ स्वतः उत्सर्जन से आ रहे हैं। तो उन दोनों का हमें, दोनों प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इस वाली टर्म को इस तरफ ले आता हूं, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको इधर ले आते हैं, एन एम बी एम एन यू न्यू माइनस एन एन बी एन एम यू न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। गुड। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन का सहारा लेते हैं, और वो कैलकुलेशन क्या है, मैंने यू न्यू को, या तो एनर्जी डेंसिटी को एक साइड कर दिया, कर सकते हैं
करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। चलो चलिए, अच्छा, हम यहां से एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। वो काम क्या है कि मैं इधर से अगर BNM कॉमन ले लूं तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहां तक अगर आपको बात समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। चला जाए। चलिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए, मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा पहले। मुझे कैलकुलेट करना है इसको, तो इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। इतना मैं मिटा देता हूं। चलिए, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं यू न्यू। तो आप स्टेप को समझिए। यू न्यू इक्वल टू लिख रहा हूं मैं ANM अपॉन BNM डिवाइडेड बाय, ये सारा का सारा मैं इसके अपॉन में ले रहा हूं। ठीक है, तो NM BMN अपॉन NN BNM माइनस। देखिए, यहां तक कोई कष्ट वाली बात है नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, शायद ये 4th इक्वेशन है, आप ध्यान दें इस पे। चलिए, अब मैक्सवेल वोल्टेज मान ने एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। मैक्सवेल वोल्टेज मान ने एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, जो आपने शायद सेकंड उसमें पढ़ा है कि अगर nth लेवल कोई है या mth लेवल कोई है या कोई भी एक लेवल है, एनर्जी लेवल है, उसके अंदर नंबर ऑफ जो एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस एनर्जी गैप का। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब कि अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये लिखा जा सकता है e टू द पावर, याद करिए, e टू द पावर, हाँ, माइनस EM बाय KT -1 बाय KT। ओके, और n अगर लिखना हो तो e टू द पावर माइनस EN बाय KT। के वोल्टेजमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ताप है। चलिए, अच्छा, अगर मैं NM अपॉन NN कर दूं यहां से, तो ये कैसे लिखा जाएगा? डिवाइड करके अगर हम देखें अपॉन KT माइनस EN अपॉन KT, तो ये बन गया e की पावर EN माइनस EM बाय KT। तो NM अपॉन NN की वैल्यू ये होगी। अच्छा, याद रखना है EN माइनस EM बराबर h न्यू। कैसे? अभी देखिए, ये M, ये N, ये EM, ये EN, तो जब यहां से यहां ट्रांजिट होगा इतनी एनर्जी लेकर, h न्यू एनर्जी लेके, तो ये क्या होगा? EN माइनस EM इक्वल टू h न्यू तो होगा, इसी एनर्जी गैप के इक्वल होगा। चलिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं NM बाय NN इक्वल टू e टू द पावर h न्यू बाय KT। कोई कष्ट वाली बात है? यहां तक आप फटाफट नोट कर लो। अच्छा, हम लोग तो ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो आप तो पॉज करके भी लिख सकते हैं इसको। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है यहाँ
पुट कर देंगे। मिटा देता हूं मैं। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू ए एन एम बाय बी एन एम अपॉन ई टू द पावर एच न्यू बाय के टी बी एम एन बाय बी एन एम माइनस। कोई कष्ट वाली बात है? नहीं है। चलिए अब देखिए, हम बड़ा आसानी से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। साम्य अवस्था में ये इसके बराबर हो जाएगा, साम्य अवस्था में इसके बराबर हो जाएगा, और आगे हम बड़ा इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व नहीं हो तो आप मुझे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।